आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी विषय में हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे एडवांस में कुछ नहीं अभी पढ़ने वाले, हम केवल बेसिक से ही सीखेंगे। तो हिंदी भाषा में हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा आखिर है क्या। आखिर ये भाषा होती क्या है। तो भाषा का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका या विचार विनिमय का माध्यम। यानी कि हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह तो हो गई हमारी भाषा। लेकिन हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए आती है अलग अलग प्रकार की भाषाओं में से एक भाषा। जैसे एक अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। तो हम इनमें से जिस भाषा को बोल रहे हैं वो हो जाती है हमारी भाषा। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा को। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो भारत में भाषा परिवार कई सारे हैं, जैसे यूरोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती और अन्य। लेकिन इनमें से भारतीय भाषा परिवार भारत में लगभग 73 से 78% तक और द्रविड़ 20 से 25% तक बोला जाता है। और हमारी हिंदी भाषा भी भारतीय परिवार से ही आती है। अब यहाँ पे भारतीयों का मतलब क्या है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी यानी कि जो भारत, यूरोपीय, इन दोनों को मिलाकर बना है हमारा शब्द भारोपीय। भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। यानी कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी ये भारत यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा, यानी कि भारतीय ईरानी की एक उपशाखा भारतीय आर्य की एक भाषा है। अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले है कि हम जिस भाषा को जानने की कोशिश करें तो वो होगी हमारी संस्कृत। संस्कृत भाषा को ही कई भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत से बनी है पाली, पाली से बनी है प्राकृत, प्राकृत से बनी है अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहत और अवहत से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हम अगर प्रा हम अगर हिंदी भाषा के इतिहास की बात करें तो प्राचीन हिंदी का वर्णन मुख्यतः 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य देखने को मिला है। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी का प्रचलन 1400 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी के मध्य में काफी प्रचलित रही है भाषा। फिर इसके बाद रही 1850 से आधुनिक हिंदी भाषा का चलन देखने को मिला है। हम हिंदी भाषा में भाषा और वर्णमाला के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य की छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द भी कहते हैं। पद यानी कि शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है, जिसे इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं। अक्षर से भी छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण, जिसे लेटर कहते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शब्द, यानी कि जैसे कि अगर हमने राम लिखा तो ये पूरा एक शब्द है। लेकिन अगर हम इसे तोड़ दें, रा को अलग कर दें और माँ को अलग कर दें, तो यहाँ पे ये रा और माँ तो अक्षर है। और अगर हम इसे और भी ज्यादा तोड़ दें, जैसे कि रा, माँ, म, यहाँ पे ये इन सबको हमने तोड़ दिया है अलग अलग। तो यहाँ पे ये प्रत्येक रचना, ये वाली ये सब मिलके बनाती हैं अपनी एक
स्वतंत्र ध्वनि। और इसे जब हम लिख रहे हैं तो इसे हम वर्ड का रूप कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ड क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि छोटे आ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक के सभी अक्षर जब सही क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आ के बाद यदि का कर दूं, का के बाद ता कर दूं, ता के बाद ना करके इस क्रम में अगर हिंदी वर्णमाला को लिखने की कोशिश करूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगी, फिर वो वर्णमाला नहीं रहने वाली। इसलिए वर्णों का एक व्यवस्थित और सही क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, या आप लोगों ने कई बार ये वर्णमाला में ये अक्षरों या ये वर्णों को ये गिना होगा। तो आपने देखा होगा कुछ किताबों में, हाँ, कुछ शब्द कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। कहीं पे ये वर्णों की संख्या 45 के लगभग होती है, कहीं पे 52 के लगभग होती है, कहीं पे इन दोनों के बीच में होती है। तो इस तो फिर ये आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर तो 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखने के आधार पर 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की, यानी स्वर क्या होते हैं। तो फिर ये हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, किंतु परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। यानी कि जब हम इन्हें बोलते हैं तब तो ये इनकी संख्या 10 है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब इनकी संख्या 13 होती है। जैसे कि अ, आ, इ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक ही हमारा री, एक है अंग और एक अह। ये हमारे तीन ऐसे वो स्वर हैं जिन्हें हम सामान्यतः ये बोलते नहीं हैं, लेकिन लिखने के समय पर हम इनका प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे अंग से अंगूर, र से ऋषि। इस तरह से अगर हम व्यंजन को भी देखें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। यानी कि जब हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो वहां आ का साउंड अवश्य ही आएगा। आ के बिना तो किसी व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं ना धन आ लिखूं तो इस चीज को व्यंजन के स्वरूप में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मैं का धन आ लिखूं तो ये व्यंजन के स्वरूप में कुछ इस प्रकार से आ जाता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, जिसमें द्विगुण व्यंजन ढ और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे कि हिंदी वर्णमाला को लिखते हैं तो एक ही इसमें व्यंजनों को का से लेकर सरा यहाँ तक तो हम लिखते हैं, लेकिन ये लिखने का एक क्रम होता है। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग के 5 व्यंजन इसे का वर्ग में लिखा जाता है। फिर इसके बाद अगले 5 व्यंजनों को चा वर्ग में, फिर अगले 5 व्यंजनों को ता वर्ग में। यहाँ पे हमें एक चीज पे ध्यान देना होगा कि एक हमारे ये वाला व्यंजन, एक ये वाला व्यंजन, ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। फिर इसके बाद अगला 5 व्यंजनों को टा वर्ग में, फिर इसके बाद अगले 5 वर्गों को पा वर्ग में, फिर इसके बाद अगले 4 व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद अगले 4 व्यंजनों को, यानी कि ये वाले
इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और इसके बाद अगले 4 व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि सरा को ये हम का और सा, यानी कि इस वाले का से कबूतर वाले का को इस वाले सा से मिलाकर बनाते हैं। इसी तरह ट्रा को हम इस वाले ता को रा से रत वाले रा से मिलाकर बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहूँ, जैसे कि आप लोगों ने ये इस वाले शब्द जैसे हम इस वाले शब्द जिसे हम क्या भी बोलते हैं, इसे हम जा और अया इन दो को मिलाकर बनाते हैं। तो इस चीज का शुद्ध उच्चार तो है कि ज्या होता है, लेकिन कई बार हम लोग इसे ज्ञा बोल देते हैं। और इसके अतिरिक्त ये लास्ट वाला व्यंजन जिसे सा, इस वाले सा को रा के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग श्रीमान, श्रमिक जैसे शब्दों में किया जाता है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे वर्णों की संख्या बताई थी, तो मैंने आपको यहाँ बताया 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। तो ये वाले तो हमारे 10 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमारे वे स्वर हो गए जिन्हें हम उच्चारण के आधार पर मानते हैं। इसके अलावा हमारे 35 व्यंजन, यानी कि यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक के व्यंजनों को हम 35 व्यंजन, यानी कि इन व्यंजनों को हम ऊपर वाले इन स्वरों के साथ मिलाकर जब हम बोलते हैं तो इनकी कुल संख्या को 45 माना जाता है, जो कि उच्चारण के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त जब लिखने की बारी आती है तब हम वहां पे स्वरों को छोटे आ से लेके अहा, यानी कि यहाँ तक कुल 13 स्वरों के रूप में लिखते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजनों को का से लेकर स्नाई तक, यानी कि कुल ये 35 और 4 39 व्यंजनों के रूप में लिखते हैं। यानी कि कुल कहा जाए तो लेखन के आधार पर हम 52 वर्णों को लिखते हैं।